मुझे खुद की आवाज आ गई, इसका मतलब आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। चलिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेटा डिले होने का रीजन क्या था, हम लोग अब आपका नीट का रिजल्ट आ गया है लास्ट, तो उसी को लेके कुछ डिस्कशन है ना। हम बच्चों को और कैसे इंप्रूव करा सकते हैं वही सब चीजें डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे बेटा, आपका भी रिजल्ट आया होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों का, तो मेरे पास कल ऐसे मैसेज थे, सर हम फेल हो गए या हमारा नहीं हो पाया, इस तरह के मैसेज थे। तो एक मतलब आपके लिए एक बात है बेटा कि जो अभी चली गई जो रिजल्ट आ चुका है वो आपको ऑलरेडी पता था। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ नया हुआ, वो आपको ऑलरेडी जब आप एग्जाम देकर आए थे तब आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, आपको पता था। बस फाइनल कंफर्मेशन कल आया है, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करके पढ़ रहे थे। तो अब उसको दोबारा सोच के उसके लिए परेशान मत हो, और एक बढ़िया एफर्ट उसमें डालो ताकि आप अपने रिजल्ट पे आने वाले 2022 के पेपर पे अच्छे से काम कर सको। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, ये लाइव है कि रिकॉर्डेड? लाइव है बेटा, लाइव है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, रिवीजन प्लान बेटा ये है हमारे पास कि आपके क्या करेंगे, हम टेस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे बायो के, खासकर क्योंकि बायो में स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें 50% मार्क्स जो है हमारे पास वो बायो के हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन प्लान करेंगे कि कैसे कैसे करना है आपको, है ना, उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान करेंगे। तो कल का दिन तो बेटा टोटल बच्चों के रिजल्ट पे बात करने में, काफी बच्चों का काफी अच्छा स्कोर आया, उस पर बात करने में रह गए, तो वहां लग गया। तो आज आपको कुछ प्लान बना के देंगे डेफिनेटली, ठीक है? हाँ हाँ, पीडब्ल्यू में हाईएस्ट कितना वो सब आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्या है कि पीडब्ल्यू में बेटा हम हाईएस्ट पे बात नहीं करते, हम नॉर्मली ये बात करते हैं कि हमारे ओवरऑल बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस तरीके से उन्होंने मतलब अपना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या स्कोर वो लेके आए। हमारे लिए बेटा अगर 720 आएगा और 650 आएगा, वो लगभग एक जैसा है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस बच्चे को उस साल के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि नहीं, ये मतलब मेन थीम रहता है। क्योंकि हमने कभी बेटा सिंगल बच्चे को पढ़ाने का कोशिश नहीं किया, हमने मास को पढ़ाया। मास समझते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। इसका मतलब क्या है कि हम मास सिलेक्शन की बात करेंगे। हम जनरली बात ये कहेंगे कि भाई देखो कितने सारे बच्चे आज गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। इसी थीम के साथ आप अगले साल आपको भी हम पूरा गाइड करने वाले हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैं मतलब सतीश सर की क्लास थोड़ी देर मैंने देखा भी, उन्होंने काफी अच्छा प्लान आपके साथ शेयर किया कि कैसे करना है, आपको टेस्ट देने हैं, वो सारा एकदम ठीक है। बस सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, जो मुझे फील होती है कि एक छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं पढ़ाई के, आप उसको कंप्लीट करो और फिर अगली मूव कर जाओ, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साल भर सेम स्ट्रेंथ से काम कर सको। कई बार क्या होता है, डीमोटिवेटेड होते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ फिर से लगकर दोबारा से पढ़ाई करनी होती है। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है बेटा? बिल्कुल सही। एक बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स लिख के कह रहे मेरे 200 आए, 300 आए, मैं क्या करूं? बेटा आप कर तो रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके पहले अटेम्प्ट में 100 नंबर आए, फिर एक और दिया उन्होंने तो शायद 450 आए, फिर दिया 650 आए, ऐसा भी होता है। या एक बार उनके 350 आए, अगले में 650 आ गए, ऐसा होता है। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अब अगर आप मेरे से पूछोगे मैं क्या करूं, तो सबसे पहले अपने मार्क्स देखो, फिर ये पहचानो आपके वीक टॉपिक क्या थे, किन टॉपिक्स में ज्यादा दिक्कत हुई आपको, और फिर सारे में दिक्कत थी। ऐसा नहीं था कि बायो आपको आती थी, मतलब 340 अगर आपके आ गए और फिर भी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका बायो में भी कुछ कमी था, तो आपको वो भी करके चलना है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मोटिवेटेड रहो। याद करो डे 1 में आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आप पूरा एफर्ट देंगे 2022 के लिए। तो 2021 के रिजल्ट को आप भूल जाओ अपने दिमाग से। जो भी आपका स्कोर आया, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लायक स्कोर नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, और दोबारा से बिना टाइम वेस्ट के एक नई एनर्जी से पूरे एफर्ट के साथ लगो। हम लोग आपके साथ लगने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये जर्नी छोटी नहीं होगी, ये बहुत लंबी जर्नी होगी।
बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आपका टेस्ट में स्कोर कम आएगा, या कई बार आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपका एकदम दिन ऐसा गया है कि कुछ भी नहीं पड़ा। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। इन सभी दिक्कतों का, प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ मोटिवेशन। अपने पास अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में इस बात को लिख कर रख लो कि 2022 के नीट में हम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेंगे, हम 600 650 प्लस का स्कोर निकालेंगे और एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करेंगे, और मतलब अपने पेरेंट्स का और अपना खुद का जो एक ड्रीम है उसको कंप्लीट करेंगे। इस बात को कहीं नोट करो, उसको देखते रहना है, उसको मतलब देखकर मोटिवेट होना है। होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, कोई चीज लिख देते हो तो उसको ना देखना मतलब नजर चुराना होता है, क्योंकि एफर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको देखकर मोटिवेट होते रहोगे तो जरूर लिखो और उसको करो। आपके साथ हैं हम लोग। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी एग्जाम में जो आपको पढ़ाई भी नहीं होगी, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस। आपको 100% सब कुछ वही आएगा जो हमने पढ़ा दिया है। तो बस मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लान आपसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक रिवीजन, जैसे हम लोगों को फील हुआ लास्ट में जाके कि और रिवीजन कराना था, तो हम अगर ऐसा फील कर गए तो हम आपके लिए और रिवीजन कराएंगे। पर आपको कितना करना, लगे रहना बेटा, लास्ट तक लगे रहना, टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, स्टार्ट कर लें फटाफट से। क्लियर? हाँ ठीक है। हाँ, वॉनसेक बेटा माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं थे। रैंक में बहुत हैवी इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लेक्चर स्टार्ट कर ले। हाँ, घबराना नहीं, अब लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा स्टार्टिंग में वेस्ट हुआ है, तो कोई बात नहीं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस ले लो और 100% मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं बेटा आपके सभी बच्चों के अंदर क्या चल रहा होता है, जब रिजल्ट आता है तो बहुत खराब फील हो रहा होता है, मतलब मन नहीं लगता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसे छोड़कर, इसे ही कहते हैं कि जो डिफिकल्ट पीरियड होता है उसे ओवरकम करना होता है। उसी को ओवरकम करके, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके, क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रांग चीज होती है, जब आप उस पर कंट्रोल ले आते हो, उसको कंट्रोल करके सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो, आप कर पाओगे। इसी बात पे स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। जल्दी से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो क्या है हमारे पास, हम आज का टॉपिक लेने वाले हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और पिगमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और पिगमेंट की बात करेंगे। अभी मैंने आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ नहीं पढ़ाया है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ो, सारा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन। कॉन्सेप्ट रिवीजन क्या है, फोकस करो बेटा, फोकस करो। ठीक है, क्लियर? आप अब लिखो मत बेटा, लिखो मत कुछ भी, आप कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं। देखो, एक लंबी सांस लेते हैं और आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको पिगमेंट के बारे में बताया था, और पिगमेंट कैसे काम करते हैं, और क्या फोटो सिस्टम होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था। अगर आपको सारी बात समझ आई है तो मैं वर्बली रिवाइज कर देता हूं। पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है जब वापसी आता है, तो उससे हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। पहला, वो एनर्जी दूसरे पिगमेंट को दे सकते हैं, या हम कोई केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। अगर हम दूसरे पिगमेंट को दे सकते हैं तो ये काम कौन करता है, एंटीना मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर जो हमेशा क्लोरोफिल ए होता है, वो केमिकल रिएक्शन करा सकता है। हमने आपको यही पढ़ाया था कि रिएक्शन सेंटर 2 तरह के हो सकते हैं, एक 680 पर काम करेगा, एक 700 पर। 680 वाले को P680 लिखते हैं और उसे कहते हैं PS2, और 700 वाले को क्या लिखते हैं, P700, और उसको हम क्या बोलते हैं, PS1 कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई है? बिल्कुल क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमने PS2 और PS1 की हमने बात कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन हमारे पास क्या रहेगा, आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन ये रहेगा आपके लिए, जो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने PS2 और PS1 की हम आपसे बात कर ली कि PS2 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, और फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, इसको लेकर मैंने डिस्कस करा था आपसे। मैंने आपको ये बोला था कि ग्रेनल थाइलाकॉइड पर PS2 और PS1 दोनों होगा, स्ट्रोमल लैमेली पर PS1 होगा। जब लाइट एनर्जी पड़ेगी जो लेस देन 680 नैनोमीटर आएगी, तो PS2 और PS1
दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। याद आया, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। PS2 का इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्राइमरी एक्सेप्टर जिसका नाम फियोफाइटिन था। PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का नाम FeS था। PS2 और PS1 के जब दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 पे चला गया। किसके थ्रू गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं। PS1 से जो FeS को इलेक्ट्रॉन मिला था वो गया FD के बाद और NADP प्लस को मिलके NADPH बनाया। उसको बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या था? फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। क्लियर, ये चीज पढ़ी थी हमने। और फिर मैंने कहा था कि PS2 ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस वजह से क्या हुआ है? उस वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीडाइज स्टेट में है, उस वजह से एग्जैक्टली क्या हुआ है? जो PS2 था उसने पानी को तोड़ दिया। पानी को तोड़ने को फोटोलिसिस कहते हैं। उसके लिए 2 आयन चाहिए, Mn+2 और क्या चाहिए बेटा? Cl- चाहिए। इसे हम फोटोलिसिस कहते हैं। पानी के जो इलेक्ट्रॉन थे वो PS2 ने ले लिए और अंदर की साइड मेरे पास प्रोटॉन H+ या ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, प्रोटॉन का क्या होगा हम देखेंगे। यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब मैं इन चीजों का आंसर लिख रहा हूं, आप देखना कि आपको ये सारा याद है, तो इसका मतलब आपको टॉपिक याद है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1 इज क्या है बेटा? बताइए आप खुद से। FeS है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 इज फियोफाइटिन। तो ये सब आपको याद है, तो इसका मतलब आपको टॉपिक याद है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? आप कैसे याद करोगे? PQCP है ना। P से मेरे पास फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। क्या ये फोटो सिस्टम का पार्ट है? नहीं, फोटो सिस्टम का पार्ट सिर्फ फियोफाइटिन होता है। साइक्लिक में याद करोगे FQCP। F से मतलब FeS, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ध्यान देंगे बेटा, प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास क्या है आप देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर और प्रोडक्ट जो है वो उसकी हम बात करेंगे। तो मेरे पास क्या रहेगा? प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो बता दिए, प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा? साइक्लिक वाले का प्रोडक्ट क्या आएगा? सिर्फ ATP बनेगा। नॉन साइक्लिक में बनेगा ATP, ऑक्सीजन और NADPH। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? ये प्रोडक्ट हो गया। कंडीशन फॉर साइक्लिक इज मेरे पास क्या होगा बेटा? लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर। और कहां पर होगा? स्ट्रोमल लैमेली पर, जहां पर सिर्फ PS1 होता है। और साइक्लिक के लिए क्या होगा? लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर। और मेरे पास वो कहां पर होगा? ग्रेनल पर होगा, ग्रेनल वाले पे। ठीक है, स्ट्रोमल पर हो सकता है और ग्रेनल पर भी हो सकता है। जब लाइट क्या आएगी? 680 से क्या आएगी? कम आएगी हमारे पास। ये चीज सॉरी ज्यादा आएगी, वहां पर हो सकता है। लोकेशन ऑफ फोटोलिसिस ल्यूमन। ल्यूमन किसका? ल्यूमिनल साइड ऑफ PS2, क्योंकि वहां पर OEC लोकेटेड होता है। NADPH के लिए क्या चाहिए लोकेशन बेटा? स्ट्रोमल साइड। स्ट्रोमल और ल्यूमिनल साइड का मतलब समझ लो, स्ट्रोमल साइड बताया था। एंजाइम फॉर फोटोलिसिस OEC कह सकते हैं। और एंजाइम फॉर इसके लिए लिख सकते हैं FNR। FNR की फुल फॉर्म है फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। यहां तक मुझे आपको रिवाइज करना था ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। यहां तक मुझे लग रहा है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है? तो स्ट्रोमल साइड में आपको लिख दिया मैंने, ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रोमल साइड में आपको लिख दिया मैंने यहां OEC लिख दिया और मैंने यहां पर FNR लिख दिया। यहां पर ल्यूमिनल साइड ऑफ PS2 हमने लिख दिया है। ल्यूमिनल साइड ऑफ PS2 की हमने बात कर दी। तो लोकेशन फॉर फोटोलिसिस हो गया है, जिसे हमने ल्यूमिनल साइड ऑफ PS2 लिखा है। और लोकेशन फॉर NADPH सिंथेसिस मैंने क्या लिखा है? स्ट्रोमल साइड। यहां तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है यहां तक? अब यहां से मैं केमियो ऑस्मोटिक पढ़ाने जा रहा हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है। OEC में MN और Cl है बेटा। ATP बाहर की तरफ बनेगी, स्ट्रोमा की साइड, कोई डाउट नहीं। NADPH ATP बाहर बनेगी, ऑक्सीजन ल्यूमन के अंदर। OEC क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किधर होगा? PS2 के अंदर की तरफ। हाँ, यहां तक
कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया, चलिए आइए आइए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी देखे थे और मुझे ये जान के बड़ा अच्छा भी लगा कि आपको समझ आया और मैंने वो रिवाइज किया जो आपको मैंने कल पढ़ाया था। अब मैं यहां से आगे जाऊंगा और आज आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझने के लिए इस टॉपिक का आना बहुत जरूरी था। तो जिन बच्चों को ये टॉपिक आ गया है उनको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो हम उसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज बताने वाले हैं। आप देखो मैं क्या बता रहा हूं। ओईसी यहां होगा बेटा, ओएसी यहां है, ओईसी इधर है, इधर एफएनआर होगा तो एनएडीपीएस स्ट्रोमा की साइड बनेगा, एटीपी भी इधर ही बनता है। ये चीज आपको क्लियर रखनी चाहिए। और इधर साइक्लिक हो सकती है, इधर नॉन साइक्लिक हो सकती है। साइक्लिक कब होगी? यहां पर जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आएगी। अब मैं आपको केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाने से पहले एक छोटी सी टॉपिक बता रहा हूं जिसे क्वांटम यील्ड कहते हैं। आपने क्वांटा वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्वांटा वर्ड कहीं ना कहीं फोटोन से रिलेट करते हैं। हम एक्चुअल में क्या जानना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वहां पर हमारे पास कितने फोटोन लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लाइट रिएक्शन का, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं लाइट रिएक्शन में कोई फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली मेरे पास क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है। तो आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा वो एग्जैक्टली क्या है कि कितने फोटोन चाहिए फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन, आप देखो ये मेरे पास लाइट पड़ती है फोटोन की फॉर्म में, तो एक ऑक्सीजन बनाने के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखें। तो क्वांटम यील्ड टॉपिक क्या है? बेसिकली वो फोटोन की रिक्वायरमेंट को रिलेट करता है। इट रिलेट फोटोन रिक्वायरमेंट विद फोटोसिंथेसिस। फोटोन की रिक्वायरमेंट विद फोटोसिंथेसिस के साथ वो फोटोन की रिक्वायरमेंट को रिलेट करता है। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एक ऑक्सीजन में 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटोन चाहिए, ठीक है। जरा अब रिलेट करते हैं, ध्यान से सुनो। इसको कैसे लिखते हैं? देखो, क्वांटम यील्ड का मतलब ऐसे निकालते हैं, एक ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो ये लगभग आ जाता है 1/8 इंटू 100 हो गया, और जिसे मैं लिखता हूं 12.5%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज क्वांटम यील्ड? क्वांटम यील्ड का मतलब कितना परसेंट क्वांटम यील्ड है, मतलब फोटोन और ऑक्सीजन को रिलेट करें तो कितने परसेंट का रिलेशन है, तो 12.5 आएगा। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन मैं और बना सकता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एक चीज बताओ, NADPH बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? बताओ, NADPH बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप जरा खुद से देखना बेटा, आप देखो जरा ध्यान से। जब आप पानी तोड़ते हो तो कितने प्रोटॉन बनते हैं? 2 प्रोटॉन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में हाफ O2। ये चीज समझ में आ रही है? और NADP प्लस से अगर आपको NADPH बनाना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मैं आपसे इस चीज को ऐसे रिलेट कर दूं, देखो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। मैं ये रिलेट कर रहा हूं कि मेरे पास एक ऑक्सीजन कितने फोटोन से रिलेटेड है? 8 फोटोन से रिलेटेड है। तो अगर आपसे इस चीज को ले लो तो हाफ O2 कितने से रिलेट होगी? 4 फोटोन से। और जब हाफ O2 बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन। और वो कितने NADPH से रिलेट होता है? 1 NADPH से। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक NADPH बनाने के लिए कितने फोटोन चाहिए, तो आप कहोगे सर कितने चाहिए? 4 फोटोन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक ऑक्सीजन बनाने के लिए 8 फोटोन चाहिए।
तो हाफ O2 बनाने के लिए कितने चाहिए? 4 फोटोन चाहिए। तो हाफ O2 किससे रिलेट है? एक NADPH से रिलेट है। आपने केमिस्ट्री में किया है ना, स्टोशियोमेट्री करके एक टॉपिक होता है जिसमें इक्वल रख के हम रिलेट कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको एक टॉपिक याद करना है, क्वांटम यील्ड। ये नीट में आने के चांसेस मेरे ख्याल से लेस देन 5%, बहुत कम चांसेस हैं कि ये टॉपिक आएगा, पर कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, इसलिए बता दिया। क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कितने फोटोन से मेरे पास ऑक्सीजन बनती है। क्योंकि कल आपको मैंने पढ़ाया था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का ऑक्सीजन होती है। प्रोडक्ट वर्ड आएगा तो एटीपी और NADPH भी लेते हो। तो एक ऑक्सीजन बनाने में 8 फोटोन, हाफ O2 बनाने में फिर कितने होंगे? 4 फोटोन। हाफ O2 रिलेट है किससे? 2 इलेक्ट्रॉन से, और वही रिलेट है किससे? NADPH से। यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्वांटम यील्ड है। तो क्वांटम यील्ड से क्या क्वेश्चन आ सकता है? पूछेगा कि 10 NADPH बनाने के लिए कितने फोटोन चाहिए। जब भाई एक बनाने के लिए 4 चाहिए तो 10 बनाने के लिए 40 हो गए। आपसे अगर ये पूछ ले कि एक NADPH बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। 5 बनाने के लिए कितने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको आपस में रिलेट कर सकते हो आप। क्लियर है? हाँ, क्लियर। सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं दिखाता हूं, अगर आपको दिखा सकूं तो मैं शायद मैं दिखा सकता हूं। हम्म। चलो ये वाला क्वेश्चन देखें, आप कर पा रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ पिगमेंट। चलो उससे रिलेटेड नहीं, ये करो जरा, किसमें सबसे ज्यादा पिगमेंट होंगे? लाइट हार्वेस्टिंग इज एंटीना। चलो ये वाला देख लेते हैं। ये दोनों सेम है। फोटो सिस्टम में LHC प्लस रिएक्शन सेंटर दोनों आ जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पिगमेंट किस में होंगे? थर्ड आएगा। समझ आया? अरे आया समझ? क्योंकि फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर और एंटीना दोनों आ जाएगा ना। इस तरीके से कर लिया हमने। चलो ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे आ जाओ भाई, आगे आओ। एक चीज और देखो जरा यार, कोई इनहिबिटर भी होता है क्या? लाइट रिएक्शन का इनहिबिटर सुन लो ध्यान से। लाइट रिएक्शन का कोई इनहिबिटर होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो हमारे पास क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कोई वर्ड सुना हुआ है वीडी साइड। वीडी साइड क्या होता है? वीडी साइड वो केमिकल हो सकते हैं जो अनवांटेड प्लांट को किल करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वीडी साइड, वीडी साइड क्या होते हैं? कुछ अनवांटेड केमिकल को रिमूव करने के लिए होते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। वीडी साइड अनवांटेड केमिकल को रिमूव करते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे काम करते हैं। एक वीडी साइड है जिसका नाम है DCMU। जिसका नाम क्या है? DCMU। DCMU को कहते हैं डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इसकी। ये किसको ब्लॉक करता है? ये ब्लॉक करता है PS2 को। क्या करेगा भाई? कैसे ब्लॉक करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने नहीं देगा। अगर PS2 ब्लॉक हो जाएगा तो क्या रुक जाएगी? नॉन साइक्लिक स्टॉप हो जाएगी। अगर नॉन साइक्लिक स्टॉप हो जाएगी तो क्या नहीं बनेगा? NADPH नहीं बनेगा। अगर NADPH नहीं बना, NADPH नहीं बना तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा। तो डार्क रिएक्शन ऑल्सो स्टॉप। तो इसका मतलब पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया उसने ब्लॉक करा PS2 को, नॉन साइक्लिक स्टॉप हो गई, NADPH नहीं बना, डार्क रिएक्शन भी स्टॉप हो गया। क्लियर है ये बात? बता दो जल्दी से बेटा, क्लियर है ये बात? हाँ, डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया होगा। हाँ हाँ ठीक है, हर्बिसाइड है बेटा। क्लियर है? हर्बिसाइड है।
ठीक है, आपको सिर्फ कितना याद रखना है, डीसीएमयू, डाइक्लोरो मिथाइल यूरिया, आप जो भी फुल फॉर्म से मुझे नहीं करना, पर मैं आपको सिर्फ ये याद कर रहा हूं कि डीसीएमयू किसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है पीएस2 को। और मेरे पास एक पैराक्वेट होता है, पैराक्वेट जो होगा वो ब्लॉक करेगा पीएस1 को। इतना कर सकते हो क्या याद, बस, है ना। हर्बिसाइड मतलब एक तरीके का हर्बिसाइड, वीडीसाइड। देखो हर्बिसाइड क्या होते हैं, हर्ब को किल करने वाला, वो अनवांटेड प्लांट ही तो होगा भाई। व्हाट इज वीडीसाइड, वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। तो हर्बिसाइड वीडीसाइड मोर और लेस एक जैसी बात है। अरे ठीक है, अब बेटा अगर आपने मेरे से सवाल पूछा है एटीपी क्या होता है, तो फिर इसका मतलब आपने 11th में 0 पढ़ा हुआ है। कैसे करोगे फिर बताओ, कितनी मुश्किल बात है ना। या तो आप मजे ले रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। चलो आगे चलेंगे, ये पढ़ रहे हैं बेटा। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। और आप बहुत ध्यान से मेरी सारी बातें सुनेंगे कि व्हाट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये टॉपिक समझ लिया तो मस्त मजा आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो भी मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं समझा दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है, सही। चलिए स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्लियर है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। एकदम फोकस करना। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, नाम पढ़ो। केमी, केमी का मतलब केमिकल, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक मतलब मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी है। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लो, मैं रिपीट करूंगा और सारी चीजें ध्यान से समझेंगे। कोई बच्चा चैट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा अगर आप बातें बहुत ध्यान से सुनते हो, एग्जाम में सारी बातें याद आएंगी। मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि एग्जाम में आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ है, बिना रिवीजन के याद नहीं रहता है। ठीक है, याद नहीं रहेगा बेटा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं नहीं रहेगा याद। ठीक है, हम भी अगर आपको बताएं कि आज से 2011 में 12 में जब कहीं जॉब करते थे किसी इंस्टीट्यूट में, तो हमें वहाँ सारे टीचर्स का नाम, वहाँ सारे स्टाफ का नाम याद रहता था। आज उसको छोड़े हुए अगर 9 साल 10 साल हो गया है, तो मुझे वहाँ पर गिनती के 1-2 लोगों का नाम याद है, बाकी मैं भूल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे फेस हल्का सा याद है, तो फेस याद रह गया, पर उसका मेन पॉइंट शायद ना याद रहे ना। तो मैं ये सिर्फ समझा रहा हूँ, रिवीजन करना पड़ेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको पर समझ में आना चाहिए, तो रिवाइज करते हुए जल्दी याद होगा। आ जाओ जल्दी से। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं। ये होता क्या है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहले ये हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे बनता है। बहुत फोकस करके सुनो। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है। ये कौन एक्सप्लेन करता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है। ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करेगा। अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसे कैसे एक्सप्लेन करता है, ये हम देखने वाले हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी, गिवन बाय मिचेल। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मिचेल है, इन्होंने दिया था। दूसरा साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होता है, ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से एटीपी होता है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनो बच्चे, अगर आप पूछ रहे हैं कि डीसीएमयू कैसे ब्लॉक करता है, मैंने लिखा है कि पीएस2 का इनहिबिटर है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने नहीं देता होगा, इस तरीके से ब्लॉक करता है। इतना याद रखो, बाकी भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं बाकी। ठीक है, अब आओ जरा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं।
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन कर रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार से कैसे एटीपी सिंथेसिस होगी। हमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो मैंने आपको नॉन साइक्लिक में एटीपी या साइक्लिक में एटीपी दिखाया था वो एटीपी कैसे बनता है उसे मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एटीपी जो बनता है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, एटीपी कैसे बनता है। सुनना ध्यान से, एटीपी ऐसे बनता है। देखो जरा, मेरे पास एक कंपाउंड है, ध्यान से देखेंगे बेटा, मेरे पास एक शुगर होती है, ठीक है। शुगर के साथ ऐसे नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है और यहां पर ऐसे दो फॉस्फेट होते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं एडीपी। इसके साथ अगर एक और फॉस्फेट जुड़ता है तो मेरे पास फाइनली क्या बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी का मतलब ये शुगर है और इसके साथ ये नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा है और 3 फॉस्फेट जुड़ गए, इसको मैंने क्या बोल दिया, एटीपी बोल दिया। अब ये जो मैंने फॉस्फेट जोड़ा है, ये जो मैंने फॉस्फेट जोड़ा है, ये कैसे जोड़ा है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। क्लियर है, इसे हम हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। तो मेरे पास ये एडीपी है, इस एडीपी पर मैंने फॉस्फेट जोड़ा, फॉस्फेट मैंने यहां जोड़ा है बेटा, उससे मेरे पास क्या बनाया, मैंने एक हाई एनर्जी बॉन्ड बनाया जिसे मैंने एटीपी बोला। तो सिंपल ये समझो एटीपी बनाते कैसे हैं, फॉस्फेट जोड़ के। एटीपी बनाने के लिए मुझे ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये एनर्जी कहां से आती है मैं वो सब आपको आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके लिए वैलिड है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और वो आपको ये एक्सप्लेन करेगी कि कैसे एटीपी बनता है। क्लियर है, किस तरीके से एटीपी बनता है। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको ये कहती है कि एटीपी बनाने के लिए 4 जरूरतें हैं। बहुत ध्यान से सुनना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको ये कहती है कि एटीपी बनाने के लिए 4 जरूरतें हैं, 4 रिक्वायरमेंट है। टू सिंथेसाइज एटीपी 4 रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुनेंगे, टू मेक एटीपी। मैं जरा इन रिक्वायरमेंट के नाम लिख रहा हूं, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमारे पास एटीपी बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट समझे ध्यान से, 4 रिक्वायरमेंट है एटीपी बनाने को लेके। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है H+ का ग्रेडियंट। कोई चैट मत करो, एक एक चीज समझ में आएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट है इंटैक्ट मेम्ब्रेन। थर्ड रिक्वायरमेंट है F0 F1 पार्टिकल। फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्रोटॉन का पंप, प्रोटॉन पंप। अब बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास ये एक मेम्ब्रेन है, दिस इज वन मेम्ब्रेन। ये चीज क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन आपको सबको पता होना चाहिए कि जो भी मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लिपिड की डबल लेयर की। याद रहेगी ये बात, मैं ये कह रहा हूं बेटा, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन लिपिड की डबल लेयर है। लिपिड की क्या है, डबल लेयर है। इसे हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहता है, ध्यान से सुनेंगे, पहला कि एटीपी बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है H+ का ग्रेडियंट। मैंने आपको यह बताया कि ये जो चीज मैंने बनाई है ये मेम्ब्रेन है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट शब्द का मतलब होता है डिफरेंस, और मैंने यहां पर H+ लिखा मतलब प्रोटॉन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब यह है कि मान लो यहां पर 100 H+ हैं और यहां पर मेरे पास 40 H+ हैं, तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, अंतर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि H+ का ग्रेडियंट होना चाहिए। कहां होना चाहिए H+ का ग्रेडियंट, कहां होना चाहिए, किसी भी मेम्ब्रेन के आर पार।
आर पार का मतलब एक तरफ H प्लस ज्यादा होना चाहिए, दूसरी तरफ H प्लस कम होना चाहिए। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि सबसे पहले आपको H प्लस का ग्रेडियंट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको? दूसरा आपको चाहिए इंटैक्ट मेम्ब्रेन। सेकंड क्या? इंटैक्ट मेम्ब्रेन। नाउ दिस मेम्ब्रेन शुड बी इंटैक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटैक्ट? कि कोई भी प्रोटोन यहां से लीक ना हो। लीक ना होने का मतलब नॉट लीक। लीक का मतलब होता है बिना बात के आर पार ना चला जाए। तो इंटैक्ट का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जिससे प्रोटोन बिना बात के ना जाए। तो एटीपी बनाने के लिए एक सिंपल लॉजिक ये है, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने बेटा कभी कभी ध्यान से सुनना, कभी भी जो रिवर होता है उस पर डैम कहां बनाते हैं? जहां पर माउंटेन होते हैं और पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही और उसमें क्या करते हैं? पानी की एक एनर्जी होती है, मान लो पानी की पोटेंशियल एनर्जी है, उस एनर्जी को गिराते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं। उस टरबाइन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एक लॉ है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां उस लॉ को अप्लाई करते हैं। देखो कैसे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्यों ना हम क्या करें, प्रोटोन को H प्लस को किसी जगह इकट्ठा कर ले। तो हम उसको कहां इकट्ठा कर रहे हैं? मेम्ब्रेन के बीच में। तो इकट्ठा करने का मतलब यह हुआ कि एक तरफ प्रोटोन ज्यादा है, दूसरी तरफ प्रोटोन कम है। जैसे यहां पर देखोगे H प्लस का ग्रेडियंट हो गया। दूसरा यह हो गया कि प्रोटोन बिना बात के ना जाए। ऐसा नहीं कि प्रोटोन यहां से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी मेम्ब्रेन जिससे प्रोटोन बिना बात के ना जाए उसे हम कहते हैं इंटैक्ट मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट यह हो गया बेटा यहां पर कि मेरे पास इसे मैंने F0 बोला है। F0 है चैनल। ये किसका चैनल है? प्रोटोन का चैनल है। इसमें से प्रोटोन जा सकता है और प्रोटोन इसी में से जाएगा। ऐसे देखो, जो प्रोटोन यहां ज्यादा है ना, इधर इधर जो प्रोटोन ज्यादा है वो इस चैनल में से गया। इसे कहते हैं F1। ये हेड होता है। तो एटीपी कैसे बनती है समझो ध्यान से। एटीपी ऐसे बनती है, पहले यहां H प्लस ज्यादा है, यहां कम है। ये मेम्ब्रेन में से H प्लस बिना बात के नहीं जाएगा। आपका H प्लस किस में से जाएगा? इस चैनल में से। इस चैनल का नाम है F0। क्या नाम है? F0। जब इस चैनल में से ये जाएगा तो ये हेड ऐसे घूम जाता है। देखो, दिस इज चैनल। यहां से H प्लस इस साइड से निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? इसके ऊपर का हेड ऐसे घूम जाएगा। हेड के ऐसे घूमने को कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। तो ये जो हेड है वो ऐसे घूम जाएगा। इसके घूमने से एक एंजाइम एक्टिव होता है जो एडीपी और पीआई को जोड़कर एटीपी बना देता है। इसका मतलब हेड ने घूमकर एक तरीके से एनर्जी दी किसको जोड़ने के लिए? एडीपी और पीआई को, और एटीपी बन जाता है। तो एटीपी बनाने के लिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये चार जरूरतें पूरी हो जाती है। कौन सी चार? सबसे पहले प्रोटोन का डिफरेंस, एक तरफ प्रोटोन ज्यादा होना, एक तरफ प्रोटोन कम होना, इसे कहते हैं H प्लस का ग्रेडियंट। दूसरा इंटैक्ट मेम्ब्रेन, जहां सर प्रोटोन अपने आप ना निकले, सिर्फ किससे जाए? F0 F1 से जाए। थर्ड चीज चाहिए मुझे F0। F0 क्या है? जैसे मैंने बोला ना, टरबाइन घुमाते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, जब प्रोटोन जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है तो हेड घूम जाता है। जब हेड ऐसे घूमेगा उससे क्या होता है कि एंजाइम एक्टिव होता है जो एडीपी और पीआई को जोड़ के एटीपी बना देता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है पंप, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि मुझे किसी तरीके से H प्लस को यहां लाना भी तो है, कैसे ना कैसे मुझे H प्लस यहां बढ़ाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि somehow proton need to be pumped, somehow proton need to be pumped so that concentration gradient of H plus can be created। तो आपने यहां पर यह बात सीखी कि अगर ये चार रिक्वायरमेंट कहीं भी पूरी होती है सेल में तो एटीपी बन जाती है। एटीपी बनाने के लिए चार जरूरतें। पहला, H प्लस एक जगह ज्यादा हो, दूसरी जगह कम हो, जिसे कहते हैं H प्लस का ग्रेडियंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से H प्लस लीक ना हो, उसे H प्लस उसे कहते हैं इंटैक्ट मेम्ब्रेन। तीसरा, इस मेम्ब्रेन पर एक चैनल लगा होगा और जहां H प्लस ज्यादा होगा वहां से वो कम की तरफ जाएगा, और ऐसे एक हेड होगा जो घूम जाएगा। चैनल को नाम देते हैं F0
और हेड को नाम देते हैं F1। हेड को क्या नाम देते हैं? F1। दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं। जब वो घूमता है तो उसे कहते हैं हेड। क्या शो करता है? कन्फर्मेशनल चेंज। क्या शो करता है? कन्फर्मेशनल चेंज शो करता है। और उससे क्या होता है? ये एंजाइम एक्टिव होके एटीपी बना देता है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको प्रोटोन यहां ज्यादा चाहिए तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि प्रोटोन आप यहां पंप कर सको। अगर ये 4 रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो एटीपी बनती है। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हाउ एटीपी फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, टू मेक एटीपी दीज 4 रिक्वायरमेंट शुड गेट फुलफिल्ड। अगर ये चारों पूरी होंगी एटीपी बन जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ये कह रहा है सर यकीन से कोई टॉप क्यों नहीं करता AIR-1। बेटा हम अक्टूबर से यकीन बैच पढ़ा रहे हैं, है ना। कितने महीने पढ़ाए हमने? 8 महीने। 8 महीने में आपको सारा सिलेबस पढ़ाकर 9 महीने या 10 महीने ही मान लेते हैं, 8 महीने मान लेते हैं, पढ़ाकर आपका सिलेबस कंप्लीट कर कर आपको गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हो सर रैंक 1 क्यों नहीं ला रहे? रैंक 1 कैसे लाएंगे तुम बताओ? सोचो, तुम्हारा भी तो दिमाग होना चाहिए कुछ। आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ठीक है ना। हाँ, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे PW एक ही दिन में रैंक 1 ला देंगे? नहीं बेटा, समय लगता है। लेकिन ये देखो बल्क में कितने बच्चों का सिलेक्शन करते हैं हम लोग। और फिर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट मुझे बताओ जरा, रैंक 1 वाला क्या मार्क्स पर पड़ता है? वो भी तो आपके साथ ही पड़ेगा। जो रैंक मान लो 15 लाएगा या रैंक 30 लाएगा या रैंक 100 लाएगा, है कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। क्लियर है यहां तक? बेटा समय चाहिए ना, हर चीज का समय होता है ना। है ना। हम जो बिलीव करते हैं वो क्वालिटी पे बिलीव कर रहे हैं। अभी 100% आपको क्वालिटी पढ़ाना है। आप बताओ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ना समझ में आए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन। बेटा आप मेरे से कोई भी ये सवाल मत पूछो कितनी रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी आपकी, क्योंकि ऐसे बताने का कोई अभी टाइम नहीं है। पहले जरा यहां पे बताओ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट समझ आ गई? मैं चैट में देख पा रहा हूं मैक्सिमम को समझ आ गई है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो ध्यान से, ये हेड घूम जाएगा। ये जो हेड है मेरे पास, दिस हेड, ये हेड जो है ये घूम जाएगा। इसमें से H+ जाता है यहां पर, तो ये हेड घूम जाता है। आप समझ रहे हैं? उससे एटीपी बनती है। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो मैंने यहां पर क्लियर आपको बोला है कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है 4 रिक्वायरमेंट। अब फोकस करो जल्दी से, आओ जल्दी आओ। मैं आपको जरा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में अप्लाई करके दिखाता हूं। मैंने आपको ये बोला था कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार से एटीपी बनती है, ये एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसे बनी, उसको देख लेते हैं, है ना। ध्यान से सुनना, फोकस करना एकदम। क्लियर है बेटा? बेटा रिपीट नहीं कर सकते आप, लिखो प्लीज रिपीट। मैं बताओ आपको आधे घंटे से केमियोस्मोटिक का ये पढ़ा रहा हूं, तो कैसे रिपीट करूं? आप जोड़ो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता इसका मतलब, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है ना। अब आप कहोगे सर मैं AIR रैंक 1 ले आऊंगा, मैं कहूँ बिल्कुल बेटा, रात में जब सोओगे तो रैंक 1 2 3 सब आपकी होगी सोने के बाद। क्लियर है? हाँ, अगर आप ध्यान से सुन भी नहीं सकते हो, मैंने बहुत कम से कम 5-6 बार इसमें रिपीट कर दिया, तो रैंक 1 से लेकर टॉप 10 में आप ही रहोगे अकेले। जब आप रात में सो जाओगे और उठोगे तो सुबह आपको रैंक 1 मिलेगी। पढ़ लो ध्यान से, रिपीट कर देता हूं फिर भी कोई बात नहीं, मेरे अंदर से ऐसा आता है कि चल बच्चा है कोई बात नहीं। ध्यान से सुन लो ध्यान से। हमारे पास टोटल, मैंने कहा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी समझ में आता है केमिकल, कौन सा केमिकल है? H+। ऑस्मोसिस मतलब मेम्ब्रेन के आर पार मूव कर रहा है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है? 4 रिक्वायरमेंट है एटीपी बनाने के लिए। कौन सी 4 रिक्वायरमेंट है? पहली है H+ का ग्रेडियंट, दूसरी है फर्स्ट हो गई H+ का ग्रेडियंट, दूसरी है मेरे पास फर्स्ट हो गई H+ का ग्रेडियंट हो गया, दूसरी हो गई इंटैक्ट मेम्ब्रेन, और तीसरी क्या हो गई बेटा? तीसरी हो गई F0 F1। F0 क्या है? चैनल।
F1 हेड है जो घूमता है, उसमें एंजाइम होता है। असल में वो एंजाइम इनएक्टिव होता है, घूमने से एक्टिव हो जाता है और एडीपी प्लस पीआई से एटीपी बनता है। और फोर्थ है, मुझे किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देखो जरा, अगर H प्लस यहां से यहां मूव करेगा तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना। मुझे डिफरेंस चाहिए, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन हाई चाहिए, तो मुझे लगातार H प्लस लाने के लिए पंप चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ठीक, क्लियर। आओ मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा, पहले इधर आओ जरा बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। क्लास 9th में, कक्षा 9वीं में आपको पढ़ाया गया था। अब मैं आपको केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे काम करती ये दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स है। इस जगह को मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये मेम्ब्रेन के बीच की जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यही सिखाया कि जब आप कभी रिवर लेते हो, ध्यान से सुनना, कभी आप जब रिवर देखते हो, डैम कैसे बनाते हैं, किसी कम जगह पर पानी इकट्ठा करते हैं और उसमें एनर्जी आ जाती है। जब उसको टरबाइन पर घुमाते हैं, टरबाइन गिरता, मतलब पानी गिरता है और घूमता है, एनर्जी बनाता है। ऐसे ही केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में कम स्पेस में H प्लस इकट्ठा करेंगे। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे काम हो रहा है। आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। ध्यान से सुनना बेटा, ग्लूकोज की हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कहां होती है, जरा फोकस करो। आपने ये सब पढ़ा हुआ है बेटा, आपने नहीं पढ़ा तो सुन लो ध्यान से। जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हो तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे पाइरुवेट बनता है। चलो ये बात भी समझ आ गई। इस प्रोसेस में हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसे NADPH NADH कहते हैं। अब NADH और NADPH में एक डिफरेंस होता है, वो बाद में देखेंगे। आपको यह समझ में आना चाहिए कि बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास क्या बनता है, NADH बनता है। NADH बना, ये मान लो NADH बन गया जो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। ऐसे ही मेरे पास एक साइकिल होती है यहां पर, उसे क्रैब साइकिल कहते हैं। उस क्रैब साइकिल से भी मेरे पास NADH बनता है। तो क्रैब साइकिल में मान लो पाइरुवेट यूज हुआ होगा, जो भी यूज हो, आपको सिंपल ये समझ में आना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है उसमें, ये रेस्पिरेशन को लेके बता रहा हूं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं पाइरुवेट में, या हम क्रैब साइकिल कराते, इनमें NADH बन गया। NADH क्या है बेटा, व्हाट इज NADH? NADH इज लाइक NADPH। फर्क क्या होता है, फॉस्फेट का, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। NADH में, NADH एक तरीके का, इस पे किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन। रिपीट करूंगा मैं आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से ATP बनता है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये समझो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक कंपाउंड बनता है जिसे NADH कहते हैं। NADH पर किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन होते हैं। NADH क्या करता है, NADH क्या करता है, ये देख रहे हो, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये NADH क्या करता है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुने बेटा, NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, आप सोचो ध्यान से। NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इन कंपाउंड्स को दे देता है। इन कंपाउंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। आपको क्लियर है, इन कंपाउंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये NADH है, उसने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, उसको उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। उससे क्या हुआ, ये वापसी कन्वर्ट हो गया NAD+ में। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या ऑक्सीडेशन ऑफ NADH है कि नहीं? उसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे उसमें मूव कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट में, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से
प्रोटॉन को इस मैट्रिक्स से, प्रोटॉन को इस मैट्रिक्स से यहां इकट्ठा कर लेते हैं, यहां, तो यहां पर काफी सारे प्रोटॉन आ जाते हैं, काफी सारे क्या आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट हुआ हो, कोई चैट में नहीं लिखेगा, पहले सुनो, सिर्फ ध्यान से, मेरा पूरा काम, पूरा एफर्ट रहेगा समझाने का, सुनना ध्यान से। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में अप्लाई करके दे रहा हूं, कैसे काम करता सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया कहां यूज होता है, रेस्पिरेशन में। मान लो आपने ग्लूकोज को रेस्पिरेशन किया, ग्लूकोज के रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज का आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, NADH बनता है, ठीक है, ये NADH बना। ये NADH क्रैब साइकिल से भी बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में ये जो जगह है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ये वाली जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा जो ये NADH बना ये ऑक्सीडाइज हो गया इनके ऊपर, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये ETS होती है, दिस इज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, उस एनर्जी से प्रोटॉन को यहां ले आए हम। तो मेरा पॉइंट ये है कि यहां पर आप कैसे H+ को यहां इकट्ठा कर रहे हो, यहां ले आए, और जब ये H+ वापसी आएगा यहां से, आप देख रहे हो ये H+ वापसी आएगा, तब आप ATP फॉर्म करोगे। तो ये क्या हो गया, ये F0 हो गया, ये F1 हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि NADH यहां ऑक्सीडाइज हुआ, उस एनर्जी से H+ इकट्ठा हुआ, और जब H+ वापसी आया तो ATP बन गया। अब यहां पर जो ATP बना है वो किसकी ऑक्सीडेशन से बना है, NADH की ऑक्सीडेशन से। तो इसको आपको समझना चाहिए कि NADH get oxidized in electron transport system present in inner membrane। कहां प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। उससे क्या हुआ, सोचो, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, उसमें क्या हुआ, उससे ये हुआ कि H+ का ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। व्हाट इज ग्रेडियंट, अंतर फॉर्म हो गया। कैसे हो गया, यहां H+ ज्यादा हो गए, यहां H+ कम हो गए। व्हेन H+ मूव फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, कहां से मूव कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से टू मैट्रिक्स, किसके थ्रू, देख लो किसके थ्रू F0 F1 पार्टिकल, तो क्या बनेगा, ATP फॉर्म होगा। रिपीट कर दूं, एक बार करता हूं फिर से। देखो आपको क्या पढ़ाया, केमियोस्मोटिक की चार जरूरत होती है। पहला H+ का ग्रेडियंट, H+ का ग्रेडियंट कौन बनवा रहा है, ये ETS की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो पे मूव करते हैं तो H+ को यहां इकट्ठा कर लेते हैं, यहां। तो H+ का ग्रेडियंट कौन बनवा रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इसके ऑक्सीडेशन से आए। पहली पॉइंट समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH से इलेक्ट्रॉन बने, और वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH से जो इलेक्ट्रॉन बने उसने क्या बना लिया, NAD+ बना लिया। यहां तक समझ में आ रही है, क्या बना लिया उसने, NAD+ बना लिया। ये चीज क्लियर रखना बेटा, आपको ये चीज क्लियर रखना कि ऑक्सीडेशन ऑफ NADH ने क्या बना दिया, NADH से NAD+ बना दिया, उससे इलेक्ट्रॉन बने। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हुए, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, रिपीट करूंगा, NADH कहां से बना है, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से। इस NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब उसमें से H+ और इलेक्ट्रॉन निकाले, वो इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए। किनको मिल गए, ये देखो, वो इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए, ये देख रहे हो इनको, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इनसे जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे उस एनर्जी से ये प्रोटॉन यहां ले गए। जब ये प्रोटॉन वापसी आएंगे तो ATP बनेगा। ऐसी ATP को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां पर ATP बनाने के लिए ऊर्जा कहां से आई, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। क्लियर है,
शिवम गोस्वामी, आप बेटा 2023 भी देने वाले हो मुझे ऐसा लग रहा है, 22 तो छोड़ो। जिसको नहीं समझ में आया, क्रैप साइकिल का मतलब नहीं पता, छोड़ दो। क्रैप साइकिल रेस्पिरेशन में होती है, जिसको नहीं पता छोड़ दो। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं बताया। ईटीएस की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पॉइंट्स लिख दिए मैंने। एंजाइम कौन सा है, किस तरह का एंजाइम? कोई एंजाइम नहीं लिखा मैंने। जिसको क्रैप साइकिल नहीं पता वो छोड़ दो ना बेटा, अभी बाद में बात करेंगे, वो तो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। जो आपको नहीं आ रहा वो पूछो बस। मैं इसको सिंपल करके समझा दूं? बिल्कुल समझा सकता हूं। इसको सिंपल करके मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, जो मैंने लिखा उसी को फिर से ड्रॉ कर सकता हूं। बहुत से बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? ये देखो अब यहां देखो मैंने क्या समझाया आपको। मेरे पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें रेस्पिरेशन में होता है ये। इस प्रोसेस में और रेस्पिरेशन में ही क्रैप साइकिल होती है। इन दोनों प्रोसेस में मेरे पास क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है NADH। NADH की ये ऑक्सीडेशन हो गई, तो क्या हो गई ये ऑक्सीडेशन। उससे जो इलेक्ट्रॉन बने वो ऐसे मूव करे, क्या बने, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे। उसकी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से, ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मैंने H+ को यहां ले आया। ये देखो H+ को यहां ले आया, और ये जब H+ वापसी जाएगा, मतलब मैंने ऐसे खूब सारे यहां H+ इकट्ठा कर लिए, तो यहां H+ ज्यादा हो गए। और ये मेरे पास क्या है, यहां पर ये लगा हुआ है मेम्ब्रेन पर, कौन, ये चीज, ये देखो ये लगा हुआ है ऐसे। तो इसको मैंने क्या बोला है, दिस वन इज F0। ये वाला क्या है बेटा, दिस इज F0 एंड दिस इज F1। तो जब ये H+ वापसी जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है, H+ वापसी जाएंगे तो ATP बनेगी। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, तो मैं आपसे पूछूं H+ कहां इकट्ठे हुए, H+ एक्यूमुलेट हुए कहां पर, इन एट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में। सिंपल सा समझो ना, क्यों परेशान हो रहे हो इतना। ठीक है, दूसरा ये एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कम फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हुई थी, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो ATP बनाने के लिए, ATP कैसे बना, ATP फॉर्म व्हेन H+ कम बैक, वापसी लाओ, कम बैक कहां से, इसे कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसे कह रहे हैं, और इसे मैट्रिक्स कह रहे हैं। कम बैक फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, यही केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। उससे क्या होगा, ऐसी ATP सिंथेसिस को क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आप बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें, फिर से समझा दिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उससे इलेक्ट्रॉन बन रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से H+ इकट्ठा कर रहे हैं, H+ वापसी जा रहा है, तो मेरे पास यहां ATP बन रही है। तो ATP मैट्रिक्स में बन गई, ऐसे बनती है ATP।
लगाओ कैसे लगाओ, या केमियो ऑस्मोटिक लगा दो, लगाओ कैसे लगाओगे देखो बता देता हूं। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है, H प्लस का ग्रेडियंट चाहिए, तो यहां H प्लस ज्यादा हो गए और यहां H प्लस कम हो गए, ग्रेडियंट आ गया। इंटैक्ट मेम्ब्रेन ये रही, दिस मेम्ब्रेन शुड बी इंटैक्ट, दिस वन इंटैक्ट, F0 F1 ये रहा। और क्या चाहिए, प्रोटोन को पंप करना है, तो प्रोटोन को कैसे ला रहे हो, किसकी एनर्जी से ला रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ला रहे हो, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। क्लियर है? उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, उसे पानी लेता है, वो बाद में देखेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, उसे कौन लेगा, ऑक्सीजन लेके पानी बनाता है, वो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। पर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में पढ़ा रहा है, उसमें यह बता रहा है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनती है, फोटोसिंथेसिस में तो बनती है। क्लियर? आ जाओ। इमेज नॉट क्लियर, क्यों नहीं क्लियर है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये मैट्रिक्स है, NADH बना है किससे, ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल, रेस्पिरेशन के रिएक्शन है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी ऊर्जा से एनर्जी से H प्लस इकट्ठा किया, वापसी गया, ATP बनाया, बस बात खत्म। आ जाओ, क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा ये देखो, क्लोरोप्लास्ट में कैसे अप्लाई करेंगे देखो, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इसका कोई लेना देना नहीं है। इनर मेम्ब्रेन, ये कौन सी जगह है, स्ट्रोमा, और यहां ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है, ये क्या है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। इस थाइलाकॉइड के ल्यूमन में आपने क्या करना है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में H प्लस बढ़ाना है, आपने थाइलाकॉइड के ल्यूमन में क्या करना है, H प्लस यहां बढ़ाना है, यहां H प्लस बढ़ाना है, और यहां H प्लस कम होगा। तो जब H प्लस ये रहा F0 और ये रहा F1, तो जब ये H प्लस जाएगा तो मेरे पास यहां ATP बनेगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, इन क्लोरोप्लास्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनसाइड ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, व्हेन H प्लस मूव, कहां से मूव करेगा, यहां से मूव फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा बाई या थ्रू F0 F1, क्या बनेगा, ATP फॉर्म। अब सवाल यह उठता है कि H प्लस यहां आएगा कैसे, तो लाइट की एनर्जी से, इट इज एनर्जी ऑफ लाइट, विच इंक्रीज H प्लस कंसंट्रेशन इन ल्यूमन। तो ये किसकी ऊर्जा है, लाइट की एनर्जी है, इट इज एनर्जी ऑफ लाइट, किसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी, इसीलिए इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपने सिंपल ये समझना है कि दिस इज इंटैक्ट मेम्ब्रेन, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लगा दो, यहां पर F0 F1,
ये यहां पर H प्लस का ग्रेडियंट यहां मान लो 10 है, यहां ये 100 है H प्लस। नीट में एक साल क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन ये आया था कि क्लोरोप्लास्ट इज सिंथेसाइजिंग ATP, this means A, high pH in lumen of thylakoid, B, low pH in lumen of thylakoid। अगर एटीपी बन रहा है तो पीएच कहां लो होगी? लो पीएच इन स्ट्रोमा। डी, लो पीएच इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन। बताओ बताओ, सोचो। अगर मैं यहां कह रहा हूं हाई कंसंट्रेशन है, इसका मतलब पीएच लो है ना। अरे आई बात समझ, पीएच लो आएगी कि नहीं आएगी? सवाल आया अगर आपको कि लो पीएच कहां होगी अगर एटीपी बन रही है? लो पीएच होगी मेरे पास ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस का अलग अलग नाम है। बेस देखो, आप समझो ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हमारे पास H प्लस का ग्रेडियंट, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, F0 F1 और किसी तरीके से H प्लस को बढ़ाएं, प्रोटोन पंप बोल दिया। अब ये करने के लिए, प्रोटोन को पंप करने के लिए पिछले वाले में कौन मूव कर रहा था? इलेक्ट्रॉन। यहां कौन एनर्जी दे रहा है? सनलाइट दे रहा है। तो वहां इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहां से आए? NADS से। तो उसे हमने बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसे क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या दोनों में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस अप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कि हाउ एटीपी सिंथेसाइज इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या ये समझ आ गया? क्लियर होना चाहिए बेटा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस टॉपिक ये बताता है कि किस प्रकार से एटीपी किस प्रकार से एटीपी सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कौन बताता है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताता है। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से। इसलिए क्लोरोप्लास्ट वाली एटीपी को क्या बोलोगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां से आई? ऑक्सीडेशन ऑफ NADS से। इसलिए उसे क्या नाम दोगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? दोनों में क्या अप्लाई हो रहा है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेनेशन है, एक तरह का एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे एटीपी बनेगी। बनती दोनों में है। क्लियर है? अब एक पूछ रहा है लो पीएच कैसे आया? बेटा तू केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है बेटा? बिना केमिस्ट्री के एग्जाम दे दो 360 ला बायो में, ताकि सिलेक्शन ना हो। H प्लस यहां ज्यादा होगा, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में H प्लस ज्यादा होना। ज्यादा H प्लस को लो पीएच बोलते हैं, हाई पीएच बोलते हैं? क्या कर रहे हो? लो पीएच आएगा। अब एक पूछ रहा है बेटा H प्लस से एटीपी कैसे बनाता है? पानी से कैसे टरबाइन घूमता है? जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उसमें एनर्जी आ जाती है। जब H प्लस यहां ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा टरबाइन घुमा रहा है? ये F0 वाला, F1 वाला, इसको घुमा रहा है, उससे एटीपी बन रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आया बेटा? लो पीएच चाहिए ना ल्यूमन में, लो पीएच इन स्ट्रोमा। इन दोनों के बीच में H प्लस थोड़ी इकट्ठा हो रहा है, ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वही होगा ना। एसिडिक होगा ना, लो पीएच मतलब एसिडिक। कैसे काम करोगे बेटा तुम लोग? कैसे डॉक्टर बनोगे ऐसे? मान लो तुम्हें कह दिया कि ब्रिंग वन बफर, है ना, एक बफर ले आओ ना, जिसमें हार्ट को स्टोर करना है और एसिडिक होना चाहिए। तुम जाके पता नहीं क्या ही खोज रहे हो। तुम्हें फिर लगेगा उस पर लिखा हुआ है लो H प्लस कंसंट्रेशन बफर, तो तुम कह रहे हो कि
सर हमें तो एसिडिक लेकर आना था, है ना, सीनियर डॉक्टर ने भेजा। तो ऐसे ही काम करोगे तो फिर कैसे डॉक्टर बनोगे? आ जाओ, आगे आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो 3 मेथड होते हैं एटीपी सिंथेसिस के इन ऑल लिविंग सेल। इन ऑल लिविंग सेल 3 मेथड पॉसिबल है। 3 मेथड पॉसिबल है एटीपी सिंथेसिस के सभी प्रकार के लिविंग सेल में। सुनना ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले को हम एसएलपी कहते हैं। एसएलपी, एसएलपी इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर है? एसएलपी इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे बेटा, अभी अंडरलाइन करेंगे एनसीईआरटी की बुक, टेंशन मत लो। एसएलपी क्या होता है सुनना ध्यान से देखो बेटा। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम पीपी है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस होती है, ये डायरेक्टली बनता है एटीपी। इसमें डायरेक्टली एटीपी सिंथेसिस को एसएलपी कहते हैं। और ये कहां होती है? ग्लाइकोलिसिस में हो जाती है। तो मान लो आपके पास मैंने लिखा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एक कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। इससे क्या हुआ? पाइरुविक एसिड बना और इसका फॉस्फेट किसको मिल गया? एडीपी को मिल गया। और एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब कोई हाई एनर्जी का कंपाउंड, दिस वन इज हाई एनर्जी कंपाउंड, जब कोई हाई एनर्जी कंपाउंड लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी से एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एटीपी ये क्यों बना है कि व्हेन हाई एनर्जी कंपाउंड जो कि क्या था, आप खुद से सोचो। हाई एनर्जी कंपाउंड मतलब उसका टूटना एक्सोथर्मिक होगा, कन्वर्ट इनटू लो एनर्जी कंपाउंड, डायरेक्ट एटीपी बनता है, डायरेक्ट एटीपी फॉर्म। इसको एसएलपी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एसएलपी। सब छोड़ो, ध्यान सुनो। हमारी बॉडी के, हमारे सेल के अंदर काफी सारे रिएक्शन होते हैं। कुछ ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिनमें जो एनर्जी बनती है उससे हम डायरेक्ट एटीपी बना लेते हैं। यह बात समझ में आ गई? हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, उनमें से कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में भी ऐसे रिएक्शन है जिनसे आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो? एटीपी बना सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा? इन क्लोरोप्लास्ट होगा। और ये वाला कहां होगा? ये वाला कहां होता है बेटा? दिस अकर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहां पर? साइटोप्लाज्म में कहां पर? ग्लाइकोलिसिस में। आ रही है समझ? ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। ये किस में हो गया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है हमारे पास? किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, क्रैब साइकिल में भी होता है, पर मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये दोनों ध्यान से, इसको मैं क्या लिखूंगा? पीपी लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा? ओपी लिखूंगा। याद रहेगा? तो आप अगर ध्यान से देखो, एटीपी बनाने के 3 मेथड हैं। 3 मेथड ऑफ एटीपी सिंथेसिस। कौन कौन से हैं बताओ? एक डायरेक्ट एटीपी एसएलपी, दूसरा ओपी या पीपी। पीपी कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और ओपी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और आखिरी के दोनों क्या फॉलो करते हैं? दे बोथ फॉलो। क्या फॉलो करते हैं?
केमी ऑस्मोटिक। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको बढ़िया समझ आ गया। क्लियर है? आनम फातिमा आपने लिखा कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, तो आपको नहीं आ रहा ना, बाकियों को तो आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बात, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो नहीं आएगा, दूसरी है तो भी नहीं आएगा। अगर आपने पहले पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं तो ही समझ आएगा, पहले साफ बता रहा हूं। ठीक है, तो आप में से जो बच्चे अचानक से ज्वाइन करते हैं तो पहले कुछ लेक्चर्स देखा करो। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक से आपको समझाने लगे। समझ लो ध्यान से जो बता रहा हूं। ठीक है, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी अचानक से जाके बैठोगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। दूसरी बात यह है बेटा, हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, कोई खाने की चीज नहीं है। क्लियर है? ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। आपको ये खराब लगती है बातें, पर मैं एकदम सही चीजें बता रहा हूं आपको। आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड लो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, अगर वो कम एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी से आपने एटीपी बना लिया, उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने दिया एसएलपी। एसएलपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम दिया? एक सेकंड दो। उसको आपने क्या नाम दिया? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। अब क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा, 11th कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10th में आपने ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना था। ठीक है, तो मैंने कहा ये कहां होती है? ग्लाइकोलिसिस में होती है। दूसरा मैंने कहा, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? लाइट की प्रेजेंस में H+ का ग्रेडियंट क्रिएट किया, उसे हमने पीपी बोल दिया। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। पीपी बोल दिया। क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो। पीपी बोल दिया, लाइट की प्रेजेंस में H+ का ग्रेडियंट बनाया, उसको पीपी बोल दिया। और अगर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में H+ का ग्रेडियंट बनाया तो उसे क्या बोल दिया? ओपी बोल दिया। अब जरा वापसी जाओ पूरे कॉन्सेप्ट पे, फिर से आओ। अगर आपको फिर दिक्कत है बेटा, मैं बच्चों के लिए कर सकता हूं, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम बिल्कुल कुछ रिवाइज करके ना आए और क्लास में डायरेक्ट आके पढ़ने लगे, तो आप मेरा थोड़े नुकसान करोगे बच्चे, आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपके लिए, सबके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या थी? पहले एक बार मैं सारा रिवाइज कर रहा हूं जितना मैंने अभी तक बताया। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेनेशन है, एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन है कि किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनती है। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये थ्योरी है, ये एक थ्योरी है जो बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक कॉमन मेथड यूज होता है। हमने कहा, उस मेथड को हमने एनालाइज किया, हमने पाया कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि 4 जरूरतें हैं। पहला एटीपी बनाने के लिए, जैसे मैं आपको रिवर का एग्जांपल दे रहा था कि जैसे रिवर में पानी इकट्ठा करते हैं ना, पानी कहां इकट्ठा होगा? जहां पहाड़ आ जाते हैं, 2 बीच में पानी इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, कम जगह में H+ इकट्ठा करते हैं, और दूसरी तरफ कम होता है तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो पहला तरीका हो गया H+ का ग्रेडियंट, दूसरा इंटैक्ट मेम्ब्रेन, तीसरा F0 F1। F0 F1 में F1 एक हेड है जो ऐसे घूम जाता है, जैसे टरबाइन घूमता है ऐसे ही हेड घूमता है, फिर एटीपी बनती है। और चौथा है कि किसी तरीके से H+ बनाते रहो। तो जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये कैसे होता है, तो मैंने ये सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में के बाहर एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल। इन दोनों प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन है, वो चल रही होती है। रेस्पिरेशन से बनता है एक प्रोडक्ट जिसे NADH कहते हैं। इस NADH की ऊर्जा से H+ यहां इकट्ठा करते हैं, ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में। जब ये H+ वापसी आता है तो एटीपी बना लेते हैं। तो भाई केमी ऑस्मोटिक अप्लाई कर तो दिया, इंटैक्ट मेम्ब्रेन लगा दी ये वाली, और F0 F1 लगा दिया, H+ का ग्रेडियंट लगा दिया। H+ कहां ज्यादा है? यहां H+ कहां ज्यादा है? यहां। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में लो पीएच कहां होगी, आप कहोगे सर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में लो पीएच होगी। अगर वो क्या बना रहा होगा? एटीपी बना रहा होगा। आपको समझ आ रहा है? एटीपी बना रहा होगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई बात? एटीपी बना रहा होगा तो यहां लो पीएच होगी। अब मैं यहां से नेक्स्ट बात कहता हूं बेटा, अब मैं यहां से नेक्स्ट बात कहता हूं कि मैंने ये देख लिया, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास ग्लाइकोलिसिस है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब मैंने कहा ये क्लोरोप्लास्ट में कैसे होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है थाइलाकॉइड होता है जिसपे PS2
और PS1 लगे रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहां पर H+ इकट्ठा किया है, स्ट्रोमा में नहीं। तो यहां लो पीएच है और यहां से जब H+ मूव करेगा तो ATP बनाएंगे। तो कैसे केमियोस्मोटिक लगी इसमें केमियोस्मोटिक कैसे लगी, इंटैक्ट मेम्ब्रेन हो गई, ये F0 F1 हो गया, H+ यहां ज्यादा यहां कम हो गया, और लाइट की ऊर्जा से H+ इकट्ठा करेंगे, केमियोस्मोटिक लगा दी। अब एनर्जी कहां से आ रही है H+ यहां बढ़ाने के लिए, लाइट से आ रही है, इसलिए इसका नाम रखा फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP बनना। माइटोकॉन्ड्रिया वाले का नाम क्या रखा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से बन रहा था। अब इसके बाद हम जब आगे गए तो मैंने आपको यह समझाया कि ATP बनने के दो तरीके तो मैंने सीख लिए। क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा जिसे PP कहेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में OP होगा। क्या कोई और तरीका होता है, एक और तरीका होता है जो ग्लाइकोलिसिस में चलता है, जिसमें क्या होता है, किसी ज्यादा एनर्जी का कंपाउंड जब लो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उससे ATP बना लेते हैं, वो भी होता है। तो वो चीज मैंने बता दी। तो तीन तरीके होते हैं ATP बनाने के, SLP, OP, PP। OP कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, PP कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में, और SLP कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस में होता है। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप अब ये बात भी समझ सकते हो कि जो लीफ का सेल होता है, ध्यान से सुनो, जो प्लांट में लीफ है, लीफ के अंदर कौन सा सेल होगा, मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो उसमें ATP कैसे बनेगी, SLP तो होगी क्योंकि साइटो अब आ रही है आवाज। अब आ रही है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, लग रहा है 22 पे छोड़ो, जिस 360 ला बायो में, ताकि सिलेक्शन ना हो। अब आ रही है साउंड, बताओ बेटा, जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे कुछ समझ नहीं है, बिना आवाज के कैसे समझ आएगा, शक्तिमान है बेटा, बता रहा हूं, रुक जा। अब आ रही है आवाज। SLP तो होगी क्योंकि साइटो, तो ये तो समझ आ गया, ये वाला बता दिया था मैंने। इधर देखो, ये तीन तरीके हो गए, SLP, फोटो, ये हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस पे आओ। आपके पास मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, बिल्कुल होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तो उसमें SLP, OP, PP तीनों हो गया। रूट सेल है, रूट सेल है, रूट सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं सर, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो सिर्फ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
तो ओपी होगा और साइटोप्लाज्म होगा तो एसएलपी भी होगा। आगे आ जाओ तीसरा, एनिमल सेल ले लो, अपना स्किन सेल ले लो। तुम्हारे स्किन सेल में क्लोरोप्लास्ट है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया यस, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, तो कौन कौन सी एटीपी बनेगी? ओपी बनेगी और एसएलपी बनेगी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, दिमाग लगाओ, आरबीसी में क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उसमें सिर्फ क्या होगी? एसएलपी होगी। बैक्टीरिया बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, तो सिर्फ क्या होगी? एसएलपी होगी। फंजाई एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्या होगी? ओपी और एसएलपी। ये वो तरीका है जिससे आप किसी भी सेल को उठाकर बता सकते हो कि उसमें एटीपी कैसे बनती है। क्लियर है? जल्दी बताओ। आ तो रही आवाज, आ गई समझ? आ गया ना समझ ये वाला? जल्दी बताओ। हाँ, ये चीज समझो बेटा ध्यान से, ये चीज समझ लो ध्यान से जो मैंने आपको बताई, ठीक है? हाँ, अब साउंड भी आ रही है और आपने चीज समझ ली। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये क्वेश्चन करना, आपको ध्यान दो ना बेटा, आपको मान लो ये क्वेश्चन करना है, खुद से करो। मीजोफिल सेल लीफ सेल है, इसमें ओपी होगी, पीपी होगी और एसएलपी होगी। एगेरिकस क्या है? फंजाई, फंजाई में ओपी होगी और एसएलपी होगी। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्या होगी? सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, कितनी बार पढ़ाया आपको ये बात? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, तो ओपी होगी, एसएलपी होगी और पीपी होगी, तीनों होगी। सब्सिडरी सेल नो क्लोरोप्लास्ट, पर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ना, ओपी होगी, एसएलपी होगी, पीपी नहीं होगी। ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है? आप मुझे एक चीज बताओ, लीफ सेल में कब पीपी नहीं होगी? फोटोफॉस्फोराइलेशन लीफ सेल में कब नहीं होती? लीफ सेल में फोटोफॉस्फोराइलेशन कब नहीं होती? रात में। अगर लीफ खुद से एटीपी बना सकती थी तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्यों दिया? क्योंकि रात में नहीं बनेगी, रात में लाइट नहीं होती। क्लियर है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बेटा, पर उसमें पीपी हो सकती है। साइनोबैक्टीरिया में पीपी और एसएलपी होगी, पर विदाउट क्लोरोप्लास्ट होता है वो चीज, क्रोमेटोफोर कहते हैं। एसएलपी बेटा साइटोप्लाज्म में होती है, सभी तरह के सेल में एसएलपी जरूर होती है। जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ओपी भी होती है, और जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पीपी भी होती है। ऐसा कोई सेल नहीं होता कि जिसमें मान लो एसएलपी ना हो, एसएलपी सब में होती है। या आप कह सकते हो कि सभी प्रकार के लिविंग सेल में ग्लाइकोलिसिस जरूर होती है, तो इसलिए एसएलपी जरूर होगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वहां आपकी ना एसएलपी होगी ना पीपी होगी। हाँ, साइनोबैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जिसमें PS1 PS2 दोनों होते हैं, इसलिए वहां पीपी हो सकती है। हाँ, छुट्टी नहीं हो रही बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मेन चीज तो बतानी है, सुन लो ध्यान से, 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना। देखो आपने बहुत ध्यान से फोकस करके सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। ब्रेक वाले घर चले जाओ, ठीक है? प्लीज घर चले जाओ, है ना, और बढ़िया खाना खाओ। इधर सुन लो ध्यान से। हाँ सुनो ध्यान से जो बता रहा हूं। हमने क्या पढ़ा? हमने केमियोस्मोटिक समझा, हमने ये समझा कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पीपी और ओपी के तरीके से एटीपी बनाता है, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब सवाल यह है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है? प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे बनता है? ध्यान से सुनना। हम शुरू ऐसे कर रहे हैं कि मान लो यहां 100H+ है और यहां इसके अंदर 100H+ है, दोनों तरफ अभी बराबर है। ये आपके पास PS2 है और ये आपके पास PS1 है।
मुझे क्या करना है, यहां प्रोटॉन का डिफरेंस बनाना है। मुझे क्या करना है, प्रोटॉन का डिफरेंस बनाना है। अब मैं वो कैसे बनाऊंगा वो देखना है आपने। समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको याद हो, पानी यहां टूटा था। मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां प्रोटॉन बढ़ाने हैं, यहां लो पीएच बनानी है, यहां प्रोटॉन घटने चाहिए। अगर मुझे यहां प्रोटॉन बढ़ाने हैं और यहां घटाने हैं तो तीन तरीके हो सकते हैं। यहां प्रोटॉन बनाओ, यहां प्रोटॉन यूज करो और यहां का प्रोटॉन यहां लाओ। रिपीट कर रहा हूं फिर से, तीन तरीके होते हैं जिसकी तरीके से प्रोटॉन यहां बढ़ाया जाता है। पहला तरीका, प्रोटॉन बनाओ। बनाओगे कैसे, पानी तोड़ के। तो पहला तरीका यह है कि आप प्रोटॉन की सिंथेसिस करो, बनाओ उसे। तो प्रोटॉन कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे प्रोटॉन, पानी तोड़ के। मैं बार बार इसीलिए आपको कह रहा था कि पानी अंदर क्यों टूट रहा है। तो आप प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे बनाओगे, ये देखो। आप पानी को यहां तोड़ोगे तो सबसे पहला तरीका आपके पास यही है कि आप पानी को यहां इस साइड तोड़ते हो। तो जब आप पानी को इस साइड तोड़ते हो, पानी को यहां ब्रेक करते हो, तो प्रोटॉन यहां बनते हैं। यहां मेरे पास क्या बन गए, प्रोटॉन बन गए। तो प्रोटॉन बन गए। दूसरा तरीका यह है, आपको पता है ये PS1 है और FNR किस साइड होता है, FNR इस साइड है। याद करो FNR, ये FNR है। तो FNR क्या करेगा, ये FNR है। FNR क्या करेगा, जब NADP प्लस से H प्लस जोड़ रहा है तो ये स्ट्रोमा का खर्च कर रहा है। आपको समझ आ रहा है, NADPH बना रहा है। तो मैंने आपको बताया कि यहां आप प्रोटॉन कैसे इंक्रीज करोगे। तीन तरीके हैं प्रोटॉन बढ़ाने के, तीन तरीके हैं। पहला तरीका है पानी को तोड़ो, तो पानी को अंदर की तरफ तोड़ो। दूसरा, ये जो H प्लस है वो आप यहां का खर्च करो। तीसरा, जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस एनर्जी से H प्लस को लाओ। आगे तीनों समझ, रिपीट कर देते हैं। H प्लस बढ़ाने के तीन तरीके, ध्यान से सुनेंगे, तीन तरीके। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका क्या है, आप देखो कि जो फोटोलिसिस होती है, फोटोलिसिस अकर बाय PS2 इन ल्यूमिनल साइड। किस साइड होगी, ल्यूमिनल साइड होगी। जिससे क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। किसमें, ल्यूमन में। यह समझ में आ गया। पानी तोड़ा हमने, इस साइड तोड़ा। दूसरा तरीका क्या है, NADPH फॉर्मेशन। जब NADPH बनेगा, इट कंज्यूम H प्लस, कंज्यूम H प्लस फ्रॉम स्ट्रोमा। इसका मतलब यह हुआ कि FNR किस साइड है, FNR प्रेजेंट एट स्ट्रोमल साइड। यह दूसरा तरीका है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको यही बताया है, ध्यान से जरूर सुन लो, ध्यान से। मैंने आपको यह बताया है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तरीका है पानी तोड़ के H प्लस बनाओ। दूसरा तरीका मैंने आपको यह बताया कि ये जो NADPH बन रहा है, ये NADPH कैसे बन रहा है, देखो NADP प्लस से जो H प्लस यूज हो रहा है, FNR यूज कर रहा है, वो कहां का ये यूज कर रहा है, ये देखो, ये H प्लस यहां का यूज कर रहा है, स्ट्रोमा का यूज कर रहा है। तो मैंने यही बोला ना आपको कि यहां H प्लस कैसे बढ़ाओगे, यहां बनाओ, यहां खर्च करो और यहां से यहां लेकर आओ। क्लियर है, बोलो जल्दी। क्लियर, क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि यहां बनाओ, बनाओगे कैसे, पानी तोड़ोगे। एनसीईआरटी ने बताया कि तीन तरीके हैं H प्लस बढ़ाने के। अंदर कैसे बढ़ाएंगे, कैसे, देखो भाई, दोनों तरफ 100 हैं। तो अगर मैं यहां पानी से बनाऊंगा तो ये 102 हो गए, यहां खर्च करूंगा तो 98 हो गए। तो डिफरेंस बढ़ रहा है ना, डिफरेंस बढ़ाना है, डिफरेंस बढ़ाना है।
आपको समझ आ रहा है, अंतर बढ़ाना है। तीसरा तरीका है कि जब ये ईटीएस के थ्रू मूव करता है, ईटीएस समझ में आता है, ये यहां पर ईटीएस थी बेटा, यहां पर हमारे पास क्या थी, ईटीएस थी, ये देखो ये ईटीएस थी। तो जब ईटीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो H+ को यहां लेकर आओ, बाहर से अंदर लाओ। तो 3 तरीके से H+ आता है। पहला पानी तोड़ो, दूसरा NaDP+ से H+ यहां का खर्च करो, तीसरा जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस के थ्रू मूव करता है तो H+ बाहर से अंदर लाओ। ठीक है, क्लियर। अब देखो तीसरा तरीका क्या लिखूंगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, बेटा 1 मिनट देना, बस परेशान मत हो ना, मुझे 1 मिनट बता लेने दो, क्योंकि मैं फ्रॉम PS2 टू PS1 क्या करो, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा PS2 से PS1 की तरफ, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम PS2 टू PS1, PS2 से PS1 की तरफ मूव करेगा, क्या करो बेटा, ATP सिंथेसिस कर दो। क्या करो, H+ मूव करो, H+ को मूव करो, मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड। अब यहां पर सबसे मुश्किल लाइन जो एनसीईआरटी की लिखी है उसको बता रहा हूं, 1 सेकेंड लूंगा बस आपका, बच्चे परेशान नहीं होंगे, सुन लो ध्यान से। देखो क्या बोला हुआ है, एक बड़ा सा डायग्राम है ये, दिस इज ल्यूमन, ये चीज क्लियर है, दिस इज ल्यूमन, दिस इज स्ट्रोमा, ध्यान से देखना, दिस इज PS2, ये PS2 है बेटा, दिस इज PS2 एंड दिस वन इज PS1। अब देखो इधर, ये यहां पर इसका ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, याद है इसका क्या नाम था, इसका नाम क्या था, फियोफाइटिन था, फियोफाइटिन। इसने क्या किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इसको दिए, इसको दे दिए, जिसका नाम क्या था, प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, क्लियर। प्लास्टोक्यूनॉन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए और 2 H+ यहां से उठाए। आप खुद से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, PQH2, रिड्यूस हो गया ना ये, और फिर ये बाहर से ऐसे अंदर आ जाता है, PQH2 ऐसे अंदर आ जाता है, और ये साइटोक्रोम B6 अंदर की तरफ होता है, ऐसे यहां है साइटोक्रोम B6। मैं एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं, साइटोक्रोम B6F, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और 2 प्रोटॉन अंदर छोड़ देता है, और ये वापसी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लास्टोक्यूनॉन में, और वापसी ऐसे चला जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 विच इज फियोफाइटिन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट हाइड्रोजन कैरियर। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 प्रकार के होते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन लेकर वापसी, मतलब इलेक्ट्रॉन ले और आगे पास कर दें, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाए, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया आगे दे दिया। एक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं और H+ भी लेते हैं, दोनों को मूव करते हैं, उन्हें हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि, देखो एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 जिसका नाम फियोफाइटिन है, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। किसको दे दिया, हाइड्रोजन कैरियर को। मतलब यह हुआ कि दिस फियोफाइटिन, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन को दिए, जिसने 2 H+ उठा के प्लास्टोक्यूनॉन रिड्यूस्ड फॉर्म बना दी। कौन सी फॉर्म बना दी, रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ये जो हाइड्रोजन कैरियर है ये बाहर से अंदर की तरफ आया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिए, जो मेरे पास क्या है, साइटोक्रोम B6F है। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया। और क्या हुआ,
प्रोटॉन अंदर फेंक दिए। ये लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने लिखा है, ध्यान सुने, फिर रिपीट करूंगा। एनसीईआरटी लिखती है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 विच इज फियोफाइटिन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब प्लास्टोक्यूनॉन विच इज नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, 2 प्रोटॉन यहां से लेगा, ये बना देगा PQH2। नाउ दिस हाइड्रोजन कैरियर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, यहां से अंदर की तरफ मूव करेगा, ऐसे आएगा, यहां आ गया, यहां आ गया, और जब ये यहां आ गया, ध्यान से सुनेंगे, ये यहां आ गया, उसके बाद सुनना ध्यान से, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर को, एंड ये क्या करेगा, मूव टू इनर साइड एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, और प्रोटॉन रिलीज कर देगा। तो एक तरीके से याद रखना हमेशा, हाइड्रोजन कैरियर ही प्रोटॉन को बाहर से अंदर लाता है। तो तुम्हारे पास याद रखो, देखो जरा, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन कैरियर है, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 प्रकार के होते हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करे या जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैरी करे। क्लियर है? ठीक है, ये देखो मैं बस एक लाइन रीड कर देता हूं, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो बहुत शानदार चीज होगी। बेटा ये देखो, ये लाइन थी जिसको बच्चे परेशान होते हैं। देखो ये वही लाइन है जो मैं भी पढ़ रहा था। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रोमा से अंदर ले आए। दिस हैपन बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड आउटर साइड, ये किसकी बात कर रहा है, फियोफाइटिन की, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर पर हाइड्रोजन कैरियर, किसकी बात कर रहा है, प्लास्टोक्यूनॉन की। हेंस दीज मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा, किसकी बात कर रहा है, प्लास्टोक्यूनॉन की, वहां से H+ हटाया और ट्रांसपोर्ट किया। व्हेन दिस मॉलिक्यूल प्लास्टोक्यूनॉन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, द प्रोटोन इज रिलीज इनटू इनर साइड ऑफ ल्यूमन, प्रोटोन अंदर छोड़ देगा। देख लो, प्लास्टोक्यूनॉन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर है। और ये वो डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने आपको बनाया है, जहां पर इसने P ऐसे दिखा रखा है, PQ से PQH2 इस तरीके से दिखा रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऐसे बनाकर इसने फिर ऐसे बना रखा है, और प्रोटॉन अंदर फेंका हुआ है। और किसको दिया है इसने, साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन दिए, किसने, प्लास्टोक्यूनॉन ने। और यहां इसने FNR दिखा रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। क्लियर है ये चीज? ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? आज जाकर एनसीईआरटी पढ़ लेना इसकी, ठीक है बेटा। मेरी बात सुन लो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं, जब भी आप कभी रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैरियर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देते हैं, हाइड्रोजन कैरियर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन तो पास करते ही करते हैं, पर अपने साथ प्रोटॉन आर पार मूव कर देते हैं मेम्ब्रेन के। बस इतना याद रख सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, आपने पढ़ाई की, और प्लीज पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बेटा, बाय।